हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप सभी जानते हैं एफएम जो हमारा है वो बेसिकली बहुत आसान सब्जेक्ट भी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सर इसमें क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये बताइए। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल वर्ड कोई नया तो है नहीं आपके लिए, आप अच्छे से जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। आप ये जानते हो कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, राइट। और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो दो जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोज इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां से हमारा पैसे की रिकवरी बहुत लेट होता है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद हमारा पैसा रिकवर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना जहां की रिकवरी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हो जाता है, हम उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने एफएम में ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही एक चैप्टर पढ़ा था, कैपिटल बस्टिंग, जहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, पैसा कहां हमें लगाना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा था और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल में। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहां हम सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए कैसे हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है सर, आप ये तो बता रहे हो, पर ये तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा आप जानते हो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जब हम लोग 11th में थे, 12th में थे, तभी तो सीखा था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यस डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल हमें होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर पर यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है बेटा, हम बिजनेस में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी जगह भी करते हैं, जितनी जगह पर भी करते हैं, वो देखो मैं समझाता हूँ। ये हमारा बैलेंस शीट है, राइट, ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम लोगों ने पैसा लगाया है, शेयर, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस और डेट्स और करंट लायबिलिटी। यहां हम लोग लिखते हैं असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स। यही होता है ना बैलेंस शीट में, और टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब जरा चेक कीजिए, ये जो पैसा है यह हमारा ऑन फंड होता है, हमारा पैसा होता है। अब इन पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे वो असेट्स में लगाओ या वो इन्वेस्टमेंट में लगाओ। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो फिर वो पैसा यहाँ लगाया जाता है, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में। ठीक है सर, अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल मीन्स that amount which kept for day to day expenses। डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा हम लोग रखते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग वर्किंग कैपिटल
एस्टिमेट करना सीखेंगे। पहले मैं ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता दूं। अगर मैं बोलूं कि सर अच्छा चलो मैं पहले समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो बेटा, किसी भी बिजनेस में हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कैश है तो हम इस कैश का क्या करते हैं सर, हम इस कैश से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, है ना। फिर उस कच्चे माल को हम तैयार करवाते हैं जिसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और उस फिर वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कैश से हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से हम लोगों ने उसे वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोगों ने क्या बनाया, फिनिश गुड्स बनाया। फिनिश गुड्स को फिर हम सेल करते हैं, और सेल करेंगे तो बन जाएगा रिसीवेबल, या आप इसे डेटर बोल सकते हो। हम इसे क्या नाम देंगे, डेटर, ठीक है, डेटर बन जाएगा। और फिर डेटर से हमें क्या रिसीव होता है, कैश। डेटर से हमें क्या रिसीव होता है, और इस कैश को वापस कैश बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग इसे नाम देंगे ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ, कभी कभी साइकिल कैश से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होता है, सप्लायर से। याद है, हम लोग उधार माल खरीदते हैं, जरूरी थोड़ी कैश में खरीदते हैं। सप्लायर से हम लोग क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से रिसीवेबल, रिसीवेबल से फिर कैश, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब एक बात और बताऊं बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमारा पैसा हमारे पास वापस कितने दिन में आ जाएगा, हमारा पैसा हमारे पास वापस कितने दिन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग साइकिल time taken from supplier till collection, सप्लायर से कलेक्शन तक के। ये देखिए, सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिर रिसीवेबल, फिर कैश। तो सप्लायर से कलेक्शन तक के पीरियड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल नाम देते हैं। मतलब सर, मतलब सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कैश जो हमारे पास है या सप्लायर से गुड्स कितने दिन में खरीदा जाता है। मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल खरीदने में, परचेज करने में, रॉ मटेरियल परचेज करने में हम लोगों ने 10 दिन लगा दिया, 10 डेज, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं कहां पर, अच्छा इसमें कितने दिन लगाते हैं जी, 10 दिन लगाते हैं। इस रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने में हम लोगों ने लगा दिया 15 दिन लगा दिया, 15 डेज लगा दिया, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हम लोगों ने लगा दिया 20 दिन लगा दिया, 20 डेज लगा दिया, ठीक है। इसके बाद फिनिश गुड्स को मुझे बेचने में कम से कम 30 डेज लग गए, और के इसे हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। बेचने में, डेटर बनाने में कितने दिन लगे, 30 दिन लगे। तो टोटल रॉ मटेरियल से रिसीवेबल बनने में कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। हम इसे क्या नाम देंगे, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जो मेरा कैश था, हमने उससे रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस खरीदा, फिनिश गुड्स खरीदा और रिसीवेबल उसे बेच दिया। ये सारे काम करने में मुझे कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 75 डेज इज द ऑपरेटिंग ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। रिसीवेबल बनने के बाद हम इसकी पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिटर को, हम इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने दिन में हम उसको पेमेंट करते हैं। मान लेते हैं क्रेडिटर को हम 15 दिन में पेमेंट करते हैं और एक्सपेंसेस 5 दिन का है, तो अब जो निकल कर आएगा यहां से यहां तक, दिस माइनस दिस इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है जी।
मतलब हम बात कर रहे हैं अगर ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है टाइम टेकन फ्रॉम कस्टमर सप्लायर टिल कलेक्शन। हमने सप्लायर से जो माल उधार लिया है वहां से कलेक्शन तक में कितने टाइम पीरियड लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, हम उसे नाम देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है सर एक और बात बताओ ना, ये जो ऑपरेटिंग 10 डेज निकाला आपने, ये कैसे निकालेंगे? ये वर्क इन प्रोग्रेस आपने 15 डेज निकाला, ये कैसे निकालेंगे? हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड। बेटा देखो मैंने वर्ड लिखा है RMCP, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल, CP ऑलवेज कॉमन रहेगा, कलेक्शन पीरियड, कि रॉ मटेरियल से कितने दिन में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। सर इसका फॉर्मूला बताओ ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 365। अगर कुछ ना बताए तो हम 365 लेंगे, और अगर किसी सवाल में बता दी कि हमारा जो साल है वो 360 दिन का होता है तो 360 ले लेंगे। तो जो आंसर आएगा हम उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। इसके बाद सर ये बताओ वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, कि वर्क इन प्रोग्रेस से हमारा पैसा कितने दिन में रिकवर होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसको निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड इनटू में 365। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? तो बेटा फिनिश गुड्स कलेक्शन पीरियड, फिनिश गुड्स कलेक्शन पीरियड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100। ठीक है सर, फिनिश गुड्स आ गया। सर ये बताइए डेटर कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल इनटू, सॉरी ये 365 है बेटा, ओके 365। ओके ठीक है सर, ये तो रिसीवेबल आपने निकाल दिया। अब सर ये बताओ ना ये क्रेडिटर कैसे निकालेंगे? तो बेटा क्रेडिटर बिल्कुल सेम है, जैसे डेटर का निकाला था वैसे क्रेडिटर का निकाल देना। हम लिखेंगे क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड, तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय, यहां सेल था तो यहां क्या लिख देंगे? परचेज, तो हम यहां लिखेंगे एवरेज क्रेडिट परचेज इनटू 365। ठीक है सर। एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिमिलर, हम निकालेंगे एवरेज जो भी हमारा पीरियड होगा डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग जो भी होगा डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस। ठीक है ओके सर, तो हमें ये निकालेंगे और इसका आंसर किस में आएगा? डेज में आएगा। सर एक सवाल करवाओ ना ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे सवाल में, अच्छा क्या डिटेल गिवन है वो भी लिख दूं? नहीं,
ठीक है, तो आप क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। हमें निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें गिवन है 60 लाख का, रॉ मटेरियल कंज्यूम 60 लाख का हो गया। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख का गिवन है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपको 1 करोड़ 5 लाख का है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, एवरेज फिनिश गुड्स गिवन है, एवरेज डेटर गिवन है, एवरेज। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था सर जी ये फॉर्मूले याद कैसे होंगे, बहुत दिक्कत है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं बेटा, चलो जरा ध्यान से देखो। आपको जो निकालना है उसी का फॉर्मूला ऊपर है। देखो, मुझे निकालना है रॉ मटेरियल, तो एवरेज रॉ मटेरियल हमने ऊपर लिया। वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स। रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर। बताओ, न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, डिनोमिनेटर में तो हमें कॉस्ट लेना होता है। स्टॉक रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है, कंज्यूम कितना कर रहे हैं। सर वर्क इन प्रोग्रेस में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आधा माल तैयार होता है तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। पूरा माल तैयार हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं, है ना। और अगर डेटर की बात करें तो डेटर बनता कब है, जब हम उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचेंगे तो क्रेडिट सेल बोलेंगे। क्रेडिटर कब बनता है, जब हम उधार माल खरीदते हैं। ये सब तो 11वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नाम दे रखा है न्यूमरेटर में उसी का एवरेज लेंगे, उसी का एवरेज। एवरेज स्टॉक, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज फिनिश गुड्स, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज एक्सपेंस इवन, अगर एक्सपेंस का हम लिखते हैं तो, ठीक है जी। हाँ, याद वाद नहीं करना, ऐसे कोई बात नहीं है कि सर याद करना पड़ेगा हमें, ऐसे कुछ याद वाद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते बेटा। हाँ, एवरेज डेटर गिवन है, एवरेज क्रेडिटर गिवन है, एवरेज क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस भी दे रखा है, ठीक है जी। ऑफिस कॉस्ट गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है और एक्सपेंस पर एनम गिवन है मुझे, एक्सपेंस पर एनम। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना चाहते हो सर, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू। अब पता है इस सवाल में नीचे क्या लिखा है, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। एक साल में 360 दिन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 360। नहीं बोलता तो 365 लेते। अब मेरे सवाल में एवरेज रॉ मटेरियल गिवन है, बताओ कितना। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख का डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें सबसे पहले गिवन था 60 लाख का इनटू 360। अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 60 डेज, 60 दिन। तो इसका मतलब है अगर हम रॉ मटेरियल आज परचेज करेंगे तो वो 60 डेज, 60 दिन में कैश में कन्वर्ट होगा। 60 दिन में वो कैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा उसने मेरे से मांगा है, सर दूसरा आप बताओ ना कौन सा होता है। रॉ मटेरियल के बाद हम लोग लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय, सर इसमें क्या लिखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मेरे सवाल में, चलो मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 360। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है, हाँ बेटा ठीक से देखो, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। एक फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एक ऑफिस, कहां गया जी, देखो लास्ट में कहीं पे दे रखा होगा ऑफिस एक्सपेंस, दिखा आपको लास्ट में से, थर्ड लास्ट है ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये फैक्ट्री बोर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री का लेवल पर है। तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितना है जी हमारे पास, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस है 4,37,500 डिवाइडेड बाई 4,37,500 डिवाइडेड बाई फैक्ट्री का खर्चा हमें दे रखा है 1,01,05 5 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय 360। आइए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो सर ये हो जाएगा 437,500 डिवाइडेड बाय 105 लाइक इनटू 360। आंसर विल बी 15 डेज। तो ये आ गया हमारे पास 15 दिन, ठीक है, ठीक है जी, ओके सर। इसके बाद अगला क्या निकालते हैं, अगला निकालते हैं फिनिश्ड गुड्स कलेक्शन पीरियड। फिनिश्ड गुड्स कलेक्शन पीरियड, तो फिनिश्ड गुड्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताओ, एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ऑफिस कॉस्ट, COGS भी बोल सकते हैं, इनटू 360। एवरेज फिनिश गुड्स हमें गिवन है कितना जी, 9,50,000, 9,50,000
डिवाइडेड बाय ऑफिस कॉस्ट मुझे गिवन है 114,590 मल्टीप्लाई बाय 360। बता सकते हो कितना आया? तो 9,50,000 डिवाइडेड बाय 114,590 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट इज 30 डेज। ओके, मतलब फिनिश गुड जो हम बनाते हैं वो कैश में कन्वर्ट होगा 30 दिन के बाद। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा? तो इसके बाद निकालते हैं डेटर या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। डेटर या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सर इसके बाद डेटर बनता कब है? क्रेडिट सेल से। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 360। देखना बेटा, एवरेज रिसीवेबल या डेटर कितना की बने? 11,25,000 और डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल कितना की बने जी? देखो क्रेडिट सेल सेकंड लास्ट दे रखा है मुझे 90 लाख और इनटू में 360। आइए सॉल्व करते हैं। तो 11,25,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, 45 डेज, 45 दिन। ओके सर, रिसीवेबल आ गया। चलो ना एक काम और कर लेते हैं सर। क्या? इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं क्रेडिटर कलेक्शन या पेबल पीरियड। क्रेडिटर से कलेक्शन तो होता है नहीं, हम पेबल पीरियड बोल देते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय सर क्रेडिटर कब बनता है? जब हम उधार माल खरीदते हैं। तो क्रेडिट परचेज इनटू 360 सॉल्व करेंगे। एवरेज क्रेडिटर कितना गिवन है जी? सर 5 लाख का एवरेज क्रेडिटर गिवन है 5 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज हमें दे रखा है। कहाँ गया परचेज? सब परचेज तो नहीं दे रखा। तो बेटा एक बात बताओ, जितना गुड्स हम खरीदते हैं उतना ही तो कंज्यूम करते हैं। तो जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम था ना उसी को यूज कर लो। तो हम यहाँ लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हमने एज्यूम करा। अरे रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू बताओ ना सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है 60 लाख इंटू 360। बेटा एक बात बताओ ना, जितना हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा उतना ही तो यूज करा होगा। कुछ नहीं बताया तो हम यही मान लेंगे। तो ये आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। आंसर विल बी 30 डेज। सर कुछ रह गया? हाँ बेटा, क्रेडिटर के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सपेंस का। चलो वो भी निकालते हैं। एक्सपेंस पेबल पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला क्रेडिटर। पहले लिखते थे एवरेज एक्सपेंस, पहले ले लेते हैं एवरेज एक्सपेंस पेबल डिवाइडेड बाय जितना हम लोगों ने, पेबल मतलब होता है क्रेडिटर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस इनटू 360। अब देखो हमारा एक्सपेंस कितना पेबल है। तो वहां लिखा था एवरेज क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 5 लाख। टोटल एक्सपेंस पर एनम गिवन है 30 लाख इनटू 360। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। ये आ गया 60 डेज, 60 दिन। सर हो गया सॉल्व? नहीं बेटा, अभी तो हमने सेपरेट निकाला है। डिमांड क्या है? डिमांड में उसने मांगा है, कहता है एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कंप्यूट ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। तो आपको निकालना है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और मैंने आपसे कहा था ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस रिसीवेबल। तो इन चारों को जोड़ दो। तो हम लिखेंगे रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस रिसीवेबल। ठीक है ना।
अब रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड, फिनिश गुड्स कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का हमने कितना निकाला था 60 डेज 60 दिन प्लस 15 डेज प्लस 30 डेज प्लस 45 डेज, तो ये टोटल आ गया 60 70 से 90 100 150, आई होप 150 दिन। तो ये हमारा ग्रॉस आ गया। सर नेट कैसे निकालेंगे? तो बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस क्रेडिटर माइनस एक्सपेंस कर दो। तो ग्रॉस हम लोगों ने निकाला 150, क्रेडिटर हम लोगों ने निकाला है 30 माइनस, और ये हम लोगों ने निकाला है 60, है ना, एक्सपेंस का 60। तो टोटल बच गया हमारा 90 माइनस करेंगे तो 160, नहीं सिर्फ 60 डेज। चेक करो एक बार, ठीक है, यहां तक चेक करो फटाफट जी। लीजिए 60 डेज। अब हम क्या निकालेंगे? सर तीसरा उसने मांगा था नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये कैसे निकालते हैं? तो हम निकालेंगे टोटल डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल, और नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 60, तो ये आ गया हमारे पास 6। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो गया 6। ठीक है जी, बहुत आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। चलिए हम अगला सवाल ट्राई करेंगे अब, ठीक है जी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, इसका मतलब मुझे ग्रॉस भी निकालना पड़ेगा, नेट नहीं, हाँ ग्रॉस भी निकालना पड़ेगा और नेट भी निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नेट भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हो गया सर, एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। क्या बात है, पिछले सवाल में हम लोगों ने क्रेडिटर ऑपरेटिंग साइकिल निकाला था, और इस वाले सवाल में क्रेडिटर ऑपरेटिंग साइकिल मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना 15 डेज। फिर आगे लिखा है एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन गिवन है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, सेल फॉर द ईयर गिवन है, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक मेंटेन, मतलब एवरेज रॉ मटेरियल गिवन है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस और एवरेज गुड्स फिनिश गुड्स। आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं सर? हम लोग सबसे पहले निकालते हैं रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू, अब डेज नहीं बताया तो मैं कितना लूंगा 365। अब ध्यान से देखो मेरे सवाल में, तो एवरेज रॉ मटेरियल मुझे ऑलरेडी गिवन है, लास्ट में देखो वैल्यू ऑफ एवरेज है ना, कितना है 320, और रॉ मटेरियल कंज्यूम मुझे गिवन है सेकंड में, कितना है सर 4400 मल्टीप्लाई बाय 365। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 320 डिवाइडेड बाय 4400 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आया 26.54। तो बेटा डेज का भी पॉइंट में तो आता नहीं, तो मैं इसको लिख दूंगा 27 डेज। ओके सर, फिर क्या निकालते हैं बेटा? फिर हम लोग निकालते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय, सर वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग लेते थे प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। चेक करो मेरे सवाल में एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है क्या? तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है ना, हाँ सर देखो ना दे रखा है 350 एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे गिवन है, हाँ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने का 10,000 मल्टीप्लाई बाय 365। आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 350 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 365, दिस इज 12.77, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 13 डेज। राइट सर। सर इसके बाद बताओ अगला क्या निकालते हैं? तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कलेक्शन पीरियड।
कलेक्शन पीरियड। बताइए फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, सर फिनिश गुड्स कब बनता है? जब हम लोग लगाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। अब बताइए एवरेज फिनिश गुड्स मुझे ऑलरेडी गिवन है 260, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे गिवन है, हाँ सर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 10,500 रुपए का, 10,500 मल्टीप्लाई बाय 365। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 10500 मल्टीप्लाई बाय 365, दिस इज 9.0 है। तो मैं इसे 9 डेज रहने देता हूँ, बहुत माइनर आ रहा है ये 9 डेज। देखो ये आ रहा है 9.03 दिख रहा होगा सर आपको, है ना? तो इसलिए हम इसे 9 रखेंगे। फिनिश गुड्स के बाद हम लोग क्या लेते हैं सर? रिसीवेबल। आइए निकालते हैं। रिसीवेबल हमें दे रखा है, डेटर या रिसीवेबल कुछ भी बोल सकते हो। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल, एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, अब डेटर जब भी होता है तो हम क्या लेते हैं? क्रेडिट सेल इनटू 365। अब देखो जरा एवरेज रिसीवेबल हमें दे रखे सर, एवरेज सबसे ऊपर लिखा था एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग 480, ठीक है। क्रेडिट सेल हमें गिवन है, हाँ सर हमें दे रखा है सेल फॉर द ईयर, तो हम इसी को मान लेंगे क्रेडिट सेल इनटू में 365। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 365, दिस इज 10.95। मैं इसे लिखूंगा 11 डेज, राइट सर। ये तो हमने निकाल दिया सर। क्रेडिटर मुझे ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा? नेट ऑपरेटिंग। तो मैं लिखूंगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कलेक्शन पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अगर मैं सिर्फ इतना ही जोड़ दूं तो ये कहलाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। माइनस कर दूंगा सप्लाइड या क्रेडिटर पेबल पीरियड, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? नेट। अब बताइए रॉ मटेरियल हमने निकाला 27 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस है 13 डेज, फिनिश गुड्स हमें गिवन है 9 डेज, रिसीवेबल गिवन है 11 डेज और क्रेडिटर हम ऑलरेडी हमें गिवन था 15 डेज। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो 27 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 11, 60 माइनस 15 दैट इज 45 डेज। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 डेज। ये क्या आ गया? नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। हाँ सर और कुछ दे रखा है सर, इसमें तो 44 डेज है, आप इसे ठीक कर लेना बेटा या करेक्शन कर लेना आप। 16 डेज हमें जो ऊपर दे रखा है ना 15 डेज क्रेडिटर, उसे 16 डेज कर लेना, तो आंसर आपका 45। चलो आंसर करेक्शन कर लेना 45 डेज होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सर 3 नहीं कर पाओगे बेटा? 3 बिल्कुल सिमिलर है, वो आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। हालांकि 4 भी सिमिलर है, 5 भी सिमिलर है, बट स्टिल 4 क्योंकि आप डर जाओगे देखकर ही, इसलिए मैं 4th करवा देता हूँ। आसान है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये क्या लिखा है? कहता है ABC Limited has obtained the following data concern the average working capital cycle for other companies in the same industry। ये जो डाटा मुझे निकाल के दे रखा है ना, वो किसी दूसरी कंपनी का, हमारा नहीं है, सिमिलर नेचर की कंपनी थी। क्या है? कहते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर हमें दे रखा है 20 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 15 डेज, फिनिश गुड्स गिवन है 40 डेज, डेटर कलेक्शन पीरियड है 60 डेज और क्रेडिटर रिसीवेबल दे रखा है -40 डेज। ऑब्वियसली बात है वो माइनस होता है, और इन दोनों का नेट ऑफ कर रहे हैं तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल हमें दे रखा है 95 डेज। ये किसी दूसरे इंडस्ट्री का है। आपका सवाल तो अब स्टार्ट होता है, कहते हैं यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, अबाउट डाटा नहीं, फॉलोइंग नीचे जो डाटा दे रखा है, कैलकुलेट द करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर ABC लिमिटेड एंड ब्रीफली कमेंट ऑन इट। और बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। तो हम अपने क्वेश्चंस का नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है या उनका ज्यादा है। अच्छा एक और बात बताऊं, जिनका ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होता है वो बेकार कंपनी होती है, जिसका ऑपरेटिंग साइकिल कम होता है वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब मेरा पैसा जितने जल्दी रिकवर हो जाएगा वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 4th,
सीधा ही। सबसे पहले सर हम लोग क्या निकालते हैं, तो रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365 डेज नहीं दे रखा ना, तो 365 लेंगे। अब बताइए एवरेज रॉ मटेरियल मुझे कितना गिवन है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 190, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो कहां लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन परचेज दे रखा है। अब कंज्यूम के बारे में नहीं बताया तो हम मान लेंगे जितना हम लोगों ने खरीदा वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, तो हमने परचेज करा है कितना 1200 इंटू 365। आइए सॉल्व करते हैं, ये आ गया 190 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 365, आंसर विल बी 57.79। तो क्या मैं इसको 58 डेज लिख सकता हूं, यस, तो मैं लिखूंगा 58 डेज। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय, अब वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस हमें गिवन है, कितना है सर, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 170, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है सर 4200 इंटू 365। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 170 डिवाइडेड बाई 4200 मल्टीप्लाई बाई 365, दिस इज 14.77। क्या मैं लिखूंगा इसको 15 डेज। ओके, फिर हम लोग निकालते हैं फिनिश्ड गुड्स कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला होता है एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365, राइट। आइए, एवरेज फिनिश्ड गुड्स हमें गिवन है कितना 360, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे बेटा, ठीक है ना, 4200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31 डेज। ओके, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फिनिश होगा अब डेटर या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। सर एवरेज रिसीवेबल हमें दे रखा है ना, एवरेज डेटर गिवन है 700 और सेल हमें गिवन है ऑल क्रेडिट 6000 इंटू 365। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 43 डेज। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्रेडिटर पेबल पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 365। अब एवरेज क्रेडिटर हमें कितना गिवन है देखो, तो एवरेज क्रेडिटर हमें गिवन है 150, परचेज हमें गिवन है 1200 इनटू 365। आइए सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाय 365, दिस इज 45.6, ऑलमोस्ट 46 डेज। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? सर ये तो हमने सारा डेटा निकाल दिया, हमें क्या चाहिए साथ में, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल होता है रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कलेक्शन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कलेक्शन पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेबल पीरियड। रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड हमने निकाला 58 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस हमने निकाला 15 डेज, फिनिश गुड्स हमने निकाला 31 डेज और फिर 43 डेज माइनस 46 डेज। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ गया 58 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 43 माइनस 46, दिस इज 101 डेज।
दिस इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब जरा प्रीवियस कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन गिवन था जिसमें लिखा था 95 डेज, तो बताइए कि वो कंपनी ज्यादा अच्छी है या हम अच्छे हैं? तो हम बोलेंगे सर वो कंपनी ज्यादा अच्छी है, हमारा तो फिर भी कितने 6 डेज लेट पे कलेक्शन होता है और उनका तो सिर्फ 95 डेज में ही कलेक्शन हो जाता है। ठीक है सर, ये था हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का टॉपिक। अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई कर सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।